नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे स्वयंपूर्ण फार्म्स के ब्लॉग में स्वागत है। तो अब तक हम आपके साथ जो हमारी 4 महत्वपूर्ण स्टेप्स थे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानकारी शेयर कर चुके हैं। ये 4 स्टेप्स थे हमारा डिसीजन ऑफ होम स्कूलिंग, सेल ऑफ आवर हाउस, बाद में मेरा जॉब से रेजिग्नेशन या फिर सैबेटिकल लीव पे जाना और हमारा रेंट के हाउस पे मूव होना। तो अभी आता है हमारे इस पर्टिकुलर जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप और वो है एक एग्रीकल्चरल लैंड को ढूंढना और वहाँ पे सेटल होकर हमारा स्वयंपूर्ण जीवन जीना। तो ये जो एक पर्टिकुलर स्टेप है जो एग्रीकल्चरल लैंड ढूंढने की और इसके बारे में जो ब्लॉग बनेंगे वो या तो बहुत बड़ा ब्लॉग बनेगा या फिर हम 2-3 छोटे छोटे ब्लॉग बना के आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो ज़मीन के ट्रांजैक्शंस में डील करने का ये हमारा फर्स्ट टाइम था। इसके बारे में हमने इसके पहले हमने कभी भी ऐसे कोई ज़मीन के ट्रांजैक्शंस में डीलिंग नहीं की थी। ये जो हमारा डिसीजन था जो है स्वयंपूर्ण जीवन जीने का, इसके बारे में हमने बहुत सारे लोगों को बता दिया था। मतलब रुपल के और मेरे फैमिली मेम्बर्स, हमारे दोस्त, मेरे ऑफिस के कलीग, इसके साथ साथ हमारे साथ जो लोग हमारे ट्रैक्स पे आते थे, जो हम ट्रैक्स अरेंज करते थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे जो हमारे पहचान के हो गए थे। उनको भी हमने इसके बारे में बता दिया था कि हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, हम क्या करने वाले हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी थी और पता था कि ये कपल है जो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र इटसेल्फ। तो हमारी एंसेस्ट्रल लैंड जो है, मतलब मेरे बाप दादा की जो लैंड है वो सांगली में है। मेरे पिताजी अभी भी वहाँ पे खेती करते हैं। तो हमने ये भी सोचा कि हम सांगली में ही शिफ्ट होते हैं। सांगली जो मेन सिटी है वहाँ से हमारा जो गांव है वो 25-30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। और सांगली सिटी जो है वो आज के दिन की जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स है, आधुनिक जीवन पद्धति है, उससे पूरी तरह से इक्विप था। लेकिन हमारा जो एंसेस्ट्रल लैंड था उस पर डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। तो जो हमारे फ्यूचर प्लान्स थे, जो हमने फ्यूचर प्लान हमने डिसाइड किए, उसके लिए वो हमें सूट नहीं कर रहा था। और हमने ये भी सोचा कि जो हमारी एंसेस्ट्रल लैंड है जिसको डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी नहीं है, उसे बेच के गांव में ही एक रोड कनेक्टिविटी वाला लैंड या ज़मीन ले लेते। लेकिन वो प्रोसेस बहुत लेंथी होने वाला था, बहुत बड़ा होने वाला था। तो फिर हमने उस प्लान को कैंसिल कर दिया था और फिर हमने डिसाइड किया था कि मुंबई के आसपास ही कहीं ना कहीं लैंड खरीद लेंगे। तो जब हम मतलब लैंड ढूंढ रहे थे तो हम लोग 2 तरीक़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे। एक तरीका था कि हम लीज़ लैंड ले लें, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड को उसके ओनर से लीज़ पे ले लें, और एक था कि खुद की ज़मीन खरीद ले लें। लीज़ लैंड जो है, आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड 15 ईयर्स के लिए आप लीज़ पे ले सकते हो। लीज़ पे आपका जो लीज़ होता है वो बहुत ही कम होता है। और अगर आप ज़मीन परचेज़ करने जाते हो, खरीदने जाते हो, तो उसकी कीमत आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। तो लीज़ लैंड का जब मैंने स्टडी किया तो मुझे मालूम पड़ा कि लीज़ लैंड पे आप बड़े बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको पक्का घर बनाना है परमानेंट रेसिडेंस के लिए तो आप वो नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपका लीज़ कंटिन्यू नहीं होगा तो आपको जो भी बड़े बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं वो वैसे के वैसे आपको वो लैंड ओनर को देने पड़ते हैं। और अगर जब आपकी ज़मीन खुद की होती है तो उसमें ऐसा कोई टेंशन होता ही नहीं, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द लैंड, तो आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। तो हमें लीज़ लैंड के चक्कर में नहीं पड़ना था, झंझट में नहीं पड़ना था। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम हमारी खुद की ज़मीन ही बाय कर लेंगे। जैसे कि आपने हमारे पहले ब्लॉग में सुना ही होगा कि हमने एग्रीकल्चरल लैंड कर्जत के आसपास के कोई गांव में लेने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि जो कर्जत है ये लोकेशन हमें बहुत मुंबई सिटी से नज़दीक में है। इसकी कनेक्टिविटी बाय रेल भी अच्छी है और जो हमारे ट्रैकिंग का डेस्टिनेशंस है, बहुत सारे ट्रैकिंग के डेस्टिनेशंस है, वो भी इसके आसपास में नज़दीक थे। तो हमने कहा कि let's explore that place itself because it's going to be convenient for everyone.
सो हमारे एक ट्रैकिंग क्लाइंट और मेरी फ्रेंड जिसने हमें करजत के एक ब्रोकर से कनेक्ट करा लिया, तो उन्होंने वो अश्योरिटी दी कि इनके थ्रू उन्होंने भी कुछ लैंड डील्स किए हैं, सो दे आर ट्रस्ट वर्दी एंड दिस इज़ व्हाट वी नीडेड कि इस चीज़ में हम पहली बार उतर रहे थे और हमने काफ़ी लोगों से ये वार्निंग सुनी थी कि बच के रहना, बहुत चीटिंग्स होती है, बहुत फ्रॉड होते हैं। तो हम ऐसे भी डरे हुए थे कि पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहे थे। लैंड डील्स इज़ नॉट अ ईजी थिंग एंड इसलिए हमें अगर नोन सोर्सेज से मिल रहा था कांटेक्ट तो वेल एंड गुड। तो हमारी मीटिंग फिक्स हुई, हमने उनसे बात की एंड उनसे पहली बार जब हम मिले, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई कि लैंड देखने का हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो उनको हमने जैसे ही मिले, इस फर्स्ट ब्रोकर को और आगे जिनको भी हम मिल रहे थे, हम उनको हमारे 4 पॉइंट्स, हमारी 4 कंडीशंस बता रहे थे कि फ़र्स्ट तो ये था कि हम ये लैंड किसी इन्वेस्टमेंट के लिए बाई नहीं कर रहे कि हमारे पास एक्सेस अमाउंट है एंड इन्वेस्टमेंट करना है, 1-2 साल में बेच देंगे, प्रॉफिट कमाना है, नहीं। सो दैट वन थिंग वाज वेरी क्लियर कि सेल्फ सफिशिएंट लिविंग, स्वयंपूर्ण जीवन जीने के लिए हम सब कुछ छोड़कर यहाँ आने वाले, ऐसी लैंड हमें बताओ जो एक फैमिली के लिए सेफ़ और सिक्योर्ड हो। दूसरा हमारा बजट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि एक स्पेसिफिक अमाउंट हमने डिसाइड की थी, उसी के आसपास हमें हमारा डिज़ाइन करना था ये पूरा डील। और थर्ड चीज़ थी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी की सप्लाई हो और वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो और इंटरनेट हो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आगे हमें जो भी करना है, आगे किसी से भी कनेक्ट तो इंटरनेट से ही होगा। ट्रैवलिंग इज़ लाइक बहुत दूर की बात हो जाएगी। और हमारा लैंड एरिया कि हम कितना बजट लेकर और कितना लैंड एरिया देख रहे, कोई ज़्यादा नहीं, हमारा 1 एकड़ का ही इंटेंशन था और है कि हमें पहले स्मॉल से शुरू करना है, जहाँ से हमारी जीवन की शुरुआत होगी एक नए जीवन की, स्वयंपूर्ण की। तो एज रूपल सेड, हमने हमारी सारी कंडीशंस जो ब्रोकर थे उनको बता दी। उसके बाद उन्होंने हमें 2 ज़मीनें दिखा दी। जो फर्स्ट ज़मीन हम देखने गए, तो देखने के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो ज़मीन को देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे सालों साल किसी ने कुछ काम नहीं किया था और बहुत घना जंगल वहाँ पे आ गया था। और यूजुअली मैं थोड़ा सरप्राइज़ हो गया था बिकॉज़ हमारे गांव में या फिर जब हम चलते भी रास्ते पे तो देखते हैं कि हर ज़मीनें जो होती है वो एक बांध से हर किसी की बाइफरकेटेड होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं था। और ये जब लैंड देख रहे थे हम लोग, तो हमको और एक चीज़ समझ में आ गई कि जो ब्रोकर थे जिनसे हम मिले, उन ब्रोकर को भी लैंड के बारे में कुछ पता नहीं था। तो वाइल यू आर गोइंग टू द लैंड जो हमें दिखाने वाले थे, उस रास्ते पे उन्होंने उस गांव के खांडस गांव, जो हम फर्स्ट लैंड देखी खांडस गांव में देखी, तो वहाँ के एक आदमी को उन्होंने अपने गाड़ी में पिक कर लिया और फिर उसने जाके हमें ज़मीन बताई, वो भी उसके अंदाजे से, मतलब वो भी श्योर नहीं था। ही वॉज नॉट द फार्मर हु वॉज एक्चुअली, जिसकी खुद की ज़मीन थी वो आदमी वो नहीं था। तो बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो ब्रोकर्स होते हैं, इनके हर गांव में एक कनेक्ट होता है, एक दूसरा ब्रोकर होता है जिसको एक्चुअल में पता होता है कि गांव की कौन सी ज़मीनें सेल के लिए अवेलेबल है, और फिर वो उनके साथ कनेक्ट होकर वो ज़मीन दिखाता है। तो ये जो फर्स्ट लैंड देखी हमने खांडस गांव में देखी, और दूसरी गांव हमने एक रापसे करके गांव था जो हमारा एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन था, कोतलीगढ़, उसके गांव के आसपास था ये। तो हम वहाँ पे गए और ये जो लैंड उन्होंने बताई हमें, ये हमें अच्छी लग गई। तो हम दोनों एकदम खुश हो गए। वी वर सो एक्साइटेड कि बॉस, भीमा दिस इज, शंकर तो ये हिल्स। भीमा शंकर के फुट हिल्स में था और हम तुरंत ही उसे खरीदने के लिए तैयार हो गए। जैसे मैंने बताया कि ये राजपे गांव में था, जो हमारा ट्रैकिंग डेस्टिनेशन था कोतलीगढ़, वहाँ पे था। तो जो हमारे वहाँ पे कोतलीगढ़ ट्रैक के जो फ्रेंड थे, गोपाल जोरी करके, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो हम उनको मिलने गए, उनको बोला कि अरे मैंने यहाँ पे एक ज़मीन देखी है राजपे गांव में, एंड हमने उनको हमारा प्लान भी बताया। तो उन्होंने पूछा कि प्राइस क्या दे रहे हैं आपको, तो मैंने बोला ये प्राइस पे दे रहे हैं, एक स्पेसिफिक प्राइस मैंने उनको बोल दिया। तो ही गॉट वेरी सरप्राइज एंड ही सेड कि प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। तो जब हमने गोपाल जी को, जो हमारे फ्रेंड है, उनको ये डिस्क्रिप्शन बताया कि ये सो एंड सो लैंड हमने देखी है, ये प्राइस में है और हमें बहुत अच्छी लगी बिकॉज ये भीमा शंकर के फुट हिल्स पे है, तो अगेन वन स्पिरिचुअल कनेक्ट। तो हमने सोचा कि यही फाइनल करते। तो वो जब इन्होंने प्राइस और एरिया सोचा, एरिया सुना कि इतना एरिया ऑफ लैंड है और इतना प्राइस है, वो एकदम शॉक हो गए बिकॉज ही इज़ लाइक वहाँ के ही स्थायी थे, वो
है, तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है इस प्राइस में इतना ज़मीन मिलना और उस एरिया में मिलना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ज़रा संभल के रहना इस पर्टिकुलर डील को लेकर। और फिर उन्होंने अपने एक लॉयर फ्रेंड से हमें कनेक्ट करवाया जो अलीबाग केतन से जी थे। अलीबाग से थे. Yes, He so also helped us a lot in entire हमारे सारे transaction. क्वेरीज़ को उन्होंने आंसर किया एंड हम्म. आगे फिर हमने बहुत से डील्स के टाइम उनको कॉल करके बहुत हेल्प ली उनकी। तो वी आर रियली ग्रेटफुल कि ही सपोर्टेड अस। तो गोपाल से डिस्कशन करने के बाद जो सेकंड लैंड हमें दिखाई गई थी, उनके हम जो एक्चुअल ओनर थे उनसे मिलने के लिए करजत सिटी में पहुंच गए. तो ये सब एकदम फास्ट हो रहा था, मतलब ब्रोकर्स वर ऑल्सो सेइंग कि सर अच्छा है कर लीजिए. तो हम भी ठीक थे, चलो हमने लैंड बाय करने का डिसाइड कर लिया और हमारी डील फटाफट हो रही है. तो जिसकी ज़मीन थी, जिसके जो एक्चुअल ओनर था वो एक ज्वेलर थे. तो मैं थोड़ा, और उन्होंने ज़मीन लेके रखी थी और उस पर कभी कोई तरह का काम नहीं किया था. जब हमने पूछा कि आपने अगर लेके रखे तो काम क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही छोटा पार्सल है लैंड का और मुझे सिर्फ फार्मर सर्टिफिकेट, मतलब मुझे 7/12 एक्सट्रैक्ट होता है जो मुझे मेरे नाम पे चाहिए था, ये दिखाने के लिए कि मैं एक फार्मर हूँ. और ये सर्टिफिकेट दे के फिर मैंने बहुत सारे ज़मीनें बाई करी थी. तो दिस पर्टिकुलर लैंड पीस वॉज लेफ्ट अलोन. एक 1 एकड़ का लैंड था ये. और जब उनसे बात करी तो मालूम पड़ा कि उनकी ऑलरेडी 100-200 एकड़ ज़मीन कहीं कहीं बहुत सारे पार्ट्स में पड़ी हुई है. तो हमने बात की और हमने कहा कि चलो हमें लैंड लेनी है. 9.5 lakhs में डील पक्की हो गई. एंड आई थॉट आई विल मेक सम एडवांस पेमेंट इन गूगल. लेकिन फिर ब्रोकर ने कहा कि फिर मेरे दिमाग में क्या आया पता नहीं मुझे, और मैंने कहा कि इसके पेपर्स निकलवाए. और ध्यान रखिए, वी हैड गॉन ब्लाइंडली, मतलब मैंने पूरा ट्रस्ट किया था. मैंने कहा था कि इसकी खाली लास्ट टाइम मिनट पे एक आया बिफोर आई कुड मेक अ टोकन अमाउंट. मैंने कहा कि इसके पेपर्स निकलवा लीजिए, पेपर देखने होते हैं तो पेपर्स निकलवा लीजिए, फिर चेक करते क्या करना है क्या नहीं करना है. तो ये बात करके हम वहाँ से निकल गए और मैंने कहा कि पेपर्स निकाल लीजिए और मुझे ये लैंड का ट्रांजेक्शन करने से पहले मुझे पेरेंट्स को भी ज़मीन दिखानी होगी, क्योंकि हम ये इस तरह की डीलिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना. वी डोंट वांट टू गेट इनटू अ ट्रांजेक्शन विच इज़ नॉट विच आर पेरेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट. तो इतनी बात बोल के हम वहाँ से निकल गए. सो एक हफ्ते के गैप के बाद, बिकॉज तभी तो दत्ता का ऑफिस चल रहा था, तो एक वीक के बाद फिर से हम दूसरे वीकेंड वही लैंड देखने गए जो हमने देखी थी, क्योंकि वो मन में भर तो गई थी बट कन्फ्यूजन्स थे. तो हमने बोला फिर से देखने जाते. तो ब्रोकर हैड कम अगेन विद ऑल द टीम एंड हमें उसने लैंड दिखाई. और इस बार लैंड थोड़ी बड़ी दिख रही थी. लाइक लास्ट टाइम जो बाउंड्रीज बताई थी कि वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, जो भी पोल्स और ट्रीज़ बताए थे वो इस बार सारे बड़े दिख रहे थे, सब चेंज हो गया था. तो ये बात हमें खटक रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये पिछले बार से कुछ अलग और बड़ा क्यों दिख रहा है. और फिर हमने डिस्कस करके उनको बता दिया कि हमें गवर्नमेंट मेजरमेंट करके चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे. क्योंकि यही सजेशन हमें हमारे काफ़ी लोगों से मिला था, वेल विशर से, कि शासकीय मोजनी जिसे कहते हैं महाराष्ट्र में, गवर्नमेंट मेजरमेंट करके ही आगे बढ़ना, कभी भी डायरेक्ट डील्स पे मत जाना. तो ये हमने उनको बता दिया कि ऐसे कर कर ही आगे जाना है हमें. तो हम अपना एक कंफर्मेशन दे दिया कि अगर हमको लैंड लेनी है तो गवर्नमेंट मेजरमेंट जो शासकीय मोजनी है वो करनी होगी. इसके बाद ब्रोकर ने हमें कहा कि हमें लॉयर से मिलने जाना है. तो थोड़ा सरप्राइजिंग हुआ हमारे लिए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि उसके बाद मीटिंग फिक्स हुआ है करके. तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि लॉयर से मीटिंग इसलिए फिक्स किया है ताकि वो एक इनिशियल एग्रीमेंट बना दे और हम लोग का जो प्रोसेस है लैंड परचेस करने का हम आगे बढ़ सकें. लेकिन हमें उस तक पहुंचने के लिए बहुत लेट हो गया. जो लॉयर था उसके किसी फंक्शन में आया था. जैसे हम उसके ऑफिस में पहुंच गए, उसने मुझसे कुछ प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस पूछे कि आपको पता है आप किस तरह के ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो, क्या आपने पूरे पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट देख लिए क्या. तो मैंने कहा कि हमने अब तो कुछ देखा नहीं है और शायद से जो आपके साथ हमारा मीटिंग हो रहा है फर्स्ट टाइम हो रहा है, हमें पता नहीं है. तो उसने कहा कि ठीक है एक काम कर दो, हम सब ये बाद में करेंगे. और वो किसी फंक्शन में जाने के लिए निकल गया. उसको किसी शादी में आना था शायद से, तो निकल गया. तो जो अग्रीमेंट बनना था जिस पे हमारे सिग्नेचर्स वगैरह लेने वाले थे वो लोग, वो हमने नहीं किया. हमने कहा कि जब मीटिंग होगा उसके बाद ही हम वो साइन वगैरह कर देंगे, सब अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद.
उसके बाद फिर से 2-3 दिन के बाद मैंने फिर से फॉलोअप किया कि पेपर्स का क्या हो गया। तो उसने बोला कि पेपर्स मिल गए मुझे, और उसने मुझे पेपर का व्हाट्सएप कर दिया। जब मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा तो मैं शॉक हो गया। जो उसने मुझे मैप भेजा था और 7-12 एक्स्ट्रा, मतलब 7-12 मैप और 8A का सर्टिफिकेट भेजा था। तो मैप जो था वो बहुत ही शॉकिंग था, बिकॉज वो मैप, जो ज़मीन थी, वो ज़मीन पे हम कुछ भी कर नहीं सकते थे। वो ज़मीन एक गली की तरह थी, जहाँ पे कहीं पे बड़ा स्क्वायर, फिर गली, फिर बड़ा स्क्वायर, फिर गली, ऐसी थी। मैंने फिर रूपल को भेजा और कहा कि लुक एट दिस पर्टिकुलर लैंड का नक्शा, और ब्रोकर को फ़ोन करके कह दिया कि बॉस, हमें अभी ये लैंड परचेस नहीं करनी है, आप हमारे लिए दूसरी ज़मीन ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्वयंपूर्ण फार्म्स। कमेंट्स कीजिए और स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।